हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ हैं होंगे, अच्छे होंगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग जो है रीतिकालीन साहित्य इतिहास के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हल कर रहे थे। उससे संबंधित लगभग मैंने आप लोगों की 3 क्लासेज जो है दोस्तों प्रोवाइड किए हैं। बहुत छोटी छोटी भी हैं। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा होगा तो जाके वो ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें दोस्तों मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है एक एक प्रश्न को। और उस हिसाब से दोस्तों आज यह चौथी क्लास है और 90वां प्रश्न हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को किस काल के अंतर्गत रखा। ठीक है, क्या प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव को किस काल के अंतर्गत रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन है रीतिकाल पहला, दूसरा है आदिकाल, तीसरा है भक्ति काल, चौथा है किसी में नहीं। तो जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उनके अनुसार तो दोस्तों भक्ति काल है। वैसे तो देखिए, अब रीति आप लोग सोच रहे होंगे कि जो केशव दास जी हैं वह तो रीति काल इन्हीं से जो है प्रारंभ होता है, लेकिन अगर रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पूछा जाए तो आप लोगों को जो है बताना है केशव दास भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेकिन प्रवृत्ति की दृष्टि से जो है ये रीति काल के अंतर्गत आते हैं। ठीक, प्रवृत्ति की दृष्टि से दोस्तों केशव दास रीति काल के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं से ही रीति परंपरा प्रारंभ होती है। किंतु आचार्य शुक्ल ने समय विभाग की दृष्टि को देखते हुए इन्हें भक्ति काल में स्थान दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है दोस्तों बिहारी और देव की श्रेष्ठता के संबंध में विवाद को जन्म देने वाले आलोचक हैं। पहला ऑप्शन है मिश्र बंधु, दूसरा है पदम सिंह शर्मा, तीसरा है कृष्ण बिहारी मिश्र, चौथा है लाला भगवान दीन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मिश्र बंधु। ठीक है, बिहारी और देव की श्रेष्ठता के संबंध में विवाद को जन्म देने वाले आलोचक, ठीक, मिश्र बंधु हैं। अगला प्रश्न है कि देव का पूरा नाम क्या है। देव का जो है पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है देवसेन पहला, दूसरा है देवराज, तीसरा है देवदत्त और चौथा है देवदास। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा देवदत्त। दोस्तों जब मैं ये प्रश्न पढ़ रही होती हूँ और 4 ऑप्शन जब मैं बताती हूँ तो आप लोग अपने मन से भी ये प्रश्न जो है मुझसे पहले जो है अपने मन में सोच लिया कीजिए, और ताकि मतलब बाकी तो मैं इसका आंसर भी इसी वक्त ही बता देती हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोग भी जो है अपना कोशिश किया कीजिए। ठीक है, तो देव का पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो देव का जो पूरा नाम है वह है देवदत्त। इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म इटावा में हुआ था। ठीक है, इटावा उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। और इनसे संबंधित और भी कुछ चीज़ें आप लोग जान लीजिए कि इनके जो है मतलब 72 ग्रंथों की रचना हो गई, लेकिन किंतु 15 ग्रंथ ही प्राप्त होते हैं। जैसे कि कुछ देखिए भाव विलास है, कुशल विलास, जाति विलास, ठीक है, ये प्रेम चंद्रिका, रस विलास, ये सब जो है देव का ही है। और देव से संबंधित एक चीज़ें और बड़ा पूछता है कि देव ने काव्य शास्त्रीय विवेचन भी किया था। पूछता है कि रीतिकालीन साहित्य के अंतर्गत ऐसा कौन सा कवि है जो काव्य शास्त्रीय विवेचन किया था। तो आपने बताना है कि देव ने। ठीक है, इन्होंने छल नामक 34वें संचारी भाव की स्थापना की थी। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। फिर अगला है प्रश्न कि देव किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त या वीर कवि। तो जो दोस्तों ये जो देव जी हैं ये रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं। फिर है देव का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। देव का प्रथम ग्रंथ है, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है जाति विलास, दूसरा है भाव विलास, तीसरा है देव माया प्रपंच, चौथा है रस विलास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भाव विलास। भाव विलास दोस्तों जो ये देव थे वे अपने ग्रंथ जो है मतलब राजा को अपने समर्पित करते थे एक तरीके से। तो ये जो इनका भाव विलास ग्रंथ है वह औरंगजेब के पुत्र आजम शाह को इन्होंने समर्पित किया था। फिर है अगला प्रश्न कि कवि देव का जन्म किस प्रांत में हुआ था। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है दिल्ली। तो कवि देव का जो जन्म हुआ था वो दोस्तों हुआ था, मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश, हाँ इटावा में, उत्तर प्रदेश के। ठीक है,
फिर है रीतिकाल के किस कवि ने सर्वाधिक 72 ग्रंथ लिखे। देखिए मैंने बताया था कि इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इन्होंने 72 ग्रंथों की रचना की है। हाँ, किंतु अब तक जो है 15 ग्रंथ ही प्राप्त हैं। तो कौन है वो दोस्तों जो है कुलपति मिश्र हैं, ग्वाल हैं, देव हैं वह या वृंद हैं। तो दोस्तों रीतिकाल के जो है जो ये देव कवि हैं उन्होंने 72 ग्रंथ लिखे हैं। फिर है अगला क्वेश्चन कि देव किस दृष्टि से अधिक सफल रहे। आचार्य की दृष्टि से, टीकाकार की दृष्टि से, कवि की दृष्टि से या इनमें से कोई नहीं। तो जो देव थे वो जो है सफल, ठीक है, सफल जो है कवि की दृष्टि से रहे हैं। फिर है अगला प्रश्न कि आचार्य देव कवि द्वारा रचित देवचरित किस प्रकार का ग्रंथ है। ठीक है, देवचरित जो है किसका, वह जो है देव का है। यह दोस्तों इसका विषय यह है कि यह जो देवचरित है यह कृष्ण के जीवन पर आधारित इनका ग्रंथ है देव का। ठीक है, देवचरित किस प्रकार का ग्रंथ है, यह कृष्ण के जीवन पर आधारित ग्रंथ है देव का। अब इसमें प्रश्न पूछा है कि यह किस प्रकार का है। हाँ, तो यह किस प्रकार का है दोस्तों, यह जो है एक प्रबंध काव्य है। यह क्या है दोस्तों, यह एक प्रबंध काव्य है देवचरित। फिर अगला प्रश्न है कि सुजान विनोद के रचनाकार हैं। ये सब देखिए दोस्तों, अभी तक जितना भी मैंने प्रश्न कराया है, रीतिकाल की 5 क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की हैं, उससे संबंधित ही सारे प्रश्न हैं, एक भी बाहर नहीं गए हुए हैं। तो दोस्तों आप लोग वो क्लास में मेरी 2-3 बार जो है ऐसे देख लीजिए। अगर नोट्स बना सकते हो तो नोट्स बना लीजिए, वरना 3-4 बार अगर आप लोग सुनेंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। और जैसे कि मैं जब कोई एक टॉपिक ख़त्म होता है तो आपको उससे संबंधित प्रश्न भी कराती हूँ, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखिए अभी तक जितना भी आप लोग देख भी रहे होंगे प्रश्न, मेरे एक भी नोट से बाहर नहीं है, और जो भी रहता है मैं आप लोग को बताती हूँ कि उसी वक्त कि हाँ यह जो है नया प्रश्न है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। फिर अगला प्रश्न क्या है कि सुजान विनोद के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है घनानंद, दूसरा है देव, तीसरा है मतीराम, चौथा है पद्माकर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुजान विनोद का क्या हो जाएगा दोस्तों, वह जो है हो जाएगा देव। ठीक है, सुजान विनोद, आप लोग को ये याद रखना है। फिर ये जो है दोस्तों इसका विशेष तथ्य क्या है, सुजान मणि के आश्रय में रचा गया था यह ग्रंथ। ठीक है, सुजान मणि के आश्रय में रचा गया ग्रंथ है। सुजान विनोद किसका है, यह जो है देव का है। फिर अगला प्रश्न कि चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। पहला है कृष्णचरित, दूसरा है काव्य प्रकाश, तीसरा है श्रृंगार मंजरी, चौथा है रस विलास। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कृष्णचरित। कृष्णचरित क्या है चिंतामणि का, यह जो है दोस्तों प्रबंध काव्य है। फिर अगला प्रश्न है कि चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। पहला ऑप्शन है रसविलास, दूसरा है काव्य विवेक, तीसरा है कवि कुल कल्पतरु और चौथा है छंद विचार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कवि कुल कल्पतरु। ठीक है, ये बहुत बार पूछा है भाई, ये जो है चिंतामणि की जो ये रचना है कवि कुल कल्पतरु। फिर है अगला प्रश्न कि चिंतामणि त्रिपाठी के आश्रयदाता थे। चिंतामणि त्रिपाठी के आश्रयदाता कौन थे, शाहजी भोसले, दारा शिकोह, शाहजहाँ या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो तो हो जाएगा सभी। शाहजी भोसले भी थे, दारा शिकोह भी थे और शाहजहाँ भी थे चिंतामणि के आश्रयदाता। ठीक है, और दोस्तों आप लोग जो है देखे होंगे कि जितना भी मैंने आप लोग को बताया है हर कवि के बारे में, उनके आश्रयदाता भी बताया, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोगों को सबके जो है आश्रयदाता भी, और मेनली इम्पॉर्टेंट तो वैसे सभी आप पढ़िए, अब किसको छोड़ेंगे। मान लीजिए जिसको छोड़े कि हाँ वो हो सकता है ये ना आए, इनका नहीं पढ़ना है, वही आ जाए तो रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, और पढ़ाई में तो बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना है, तो सारी चीज़ें पढ़ते चलिए। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि का भाई कौन नहीं है। वैसे तो ये 4 भाई थे। तो पहला ऑप्शन है कि भूषण, दूसरा है रत्नाकर, तीसरा है मतीराम, चौथा है जटाशंकर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रत्नाकर नहीं है, बाकी जो है ये भूषण, मतीराम, जटाशंकर तीनों जो है चिंतामणि के भाई थे। फिर है अगला प्रश्न कि कौन सा आचार्य रसवादी है।
पहला है वामन, दूसरा है चिंतामणि, तीसरा है केशवदास, चौथा है भूप सिंह। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा चिंतामणि। चिंतामणि रसवादी आचार्य हैं। केशवदास किस प्रकार के आचार्य हैं दोस्तों, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर है प्रश्न कि चिंतामणि आते हैं सर्वांग निरूपक की श्रेणी में, विशिष्टांग निरूपक की श्रेणी में, छंदो निरूपक की श्रेणी में या रस निरूपक की श्रेणी में। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या पूछा है कि चिंतामणि आते हैं, हाँ, तो ये दोस्तों ये जो है सर्वांग निरूपक की श्रेणी में आते हैं। फिर अगला प्रश्न कि चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी ग्रंथ है, ठीक है, ये जो है ग्रंथ तो है इनका चिंतामणि का श्रृंगार मंजरी, हाँ, किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है रस निरूपण संबंधी, दूसरा है नायक नायिका भेद, तीसरा है अलंकार संबंधी, चौथा है कृष्ण चरित संबंधी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, नायक नायिका भेद। ये भी मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। फिर अगला है कि कुलपति मिश्र कहाँ के रहने वाले थे। पहला ऑप्शन है मथुरा, दूसरा है दिल्ली, और तीसरा है आगरा, और चौथा है लखनऊ। तो कुलपति मिश्र जी थे वो जो है आगरा के रहने वाले थे। फिर अगला प्रश्न है कि कुलपति मिश्र के आश्रयदाता, देखिए इनका भी पूछ दिया है कि कुलपति मिश्र के आश्रयदाता थे जयपुर नरेश राम सिंह, जय सिंह, भाव सिंह और हाड़ा नरेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर नरेश राम सिंह कुलपति मिश्र के आश्रयदाता। कुलपति मिश्र का काव्यांग विवेचन संबंधी ग्रंथ कौन सा है भाई। संग्राम सार, रस रहस्य, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, नखशिख। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रस रहस्य, ठीक है, कुलपति मिश्र का काव्यांग विवेचन संबंधी ग्रंथ। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में ध्वनि का प्रथम विवेचन, हिंदी साहित्य में ध्वनि का प्रथम विवेचन किया है किसने, चिंतामणि ने, कुमारमणि ने, कुलपति मिश्र या देव ने। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुलपति मिश्र ने। फिर है देव ने भाव विलास की रचना किस वर्ष की है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने आप लोग को सन भी बताया है। देव की तो बहुत रचना, वैसे तो 72 ग्रंथ है ही और सर्वाधिक यही अपना मतलब रीतिकाल में सर्वाधिक ग्रंथों की रचना इन्होंने ही की है 72। और सारे ग्रंथ को दोस्तों मैंने आप लोग को बताया है सन के भी हिसाब से। तो अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने तो इसका आंसर जान रहे होंगे। तो देव ने भाव विलास की रचना किस वर्ष की है, किस वर्ष की है दोस्तों, 1689, 1680 में, या 1700 या 1650 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1689 में। फिर है देव के किस ग्रंथ में दिन के 8 पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन है। पहला ऑप्शन है सुजान विनोद, दूसरा है सुख सागर तरंग, तीसरा है प्रेम चंद्रिका और चौथा है अष्टयाम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो अष्टयाम हो जाएगा, ठीक है। अष्टयाम में जो है जो कि देव का ग्रंथ है इसमें दिन के 8 पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन है। क्लियर। अगला प्रश्न है कि देव का संगीत विषयक ग्रंथ है। पहला ऑप्शन है काव्य रसायन, दूसरा है राग रत्नाकर, तीसरा है रसविलास, चौथा है प्रेम तरंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राग रत्नाकर। किसका है, देव का है। इसमें संगीत विषयक लक्षण ग्रंथों का उल्लेख हुआ है दोस्तों, याद रखना है आप लोगों को। फिर है कि सोमनाथ गिने जाते हैं, ठीक है, सोमनाथ किस श्रेणी में गिने जाते हैं, देखिए दिया हुआ है, जैसे कि अभी चिंतामणि आया था ना, तो उस प्रकार से इनका भी है। तो क्या है, पहला है सर्व रस निरूपकों में, दूसरा है छंदो निरूपकों में, तीसरा है सर्वांग निरूपकों में और चौथा है नायिका भेद निरूपकों में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सर्वांग निरूपकों में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं समाप्त करती हूँ और उम्मीद करते हैं क्लासेस आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। और दोस्तों थोड़ा भी अगर अच्छी लगी होंगी दोस्तों प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। और मैं आप लोगों, देखिए आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं भी थोड़ा मोटिवेट होंगी। और बाकी तो जैसे डेली क्लास लाते हैं वो तो लाएंगे, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। क्लासेस जो है दोस्तों मैं कोशिश करूँगी पूरा आप लोग को लगभग एग्ज़ाम तक आप लोगों की तैयारी
अच्छी एक जितना मुझसे हो सक रहा है मैं उतना तो आप लोग को अपना एफ़र्ट डाल ही रही हूँ। और ख़ुद से भी आप लोग कहीं से भी अपना अगर कुछ लोग कोचिंग ज्वाइन किए होंगे अपना पढ़ते रहें उसको भी, और साथ में आप देखिए मेरी क्लासेस देखिए बड़ी तो रहती नहीं, छोटी रहती है। अगर आप टाइम निकाल के भी बस सुन भी लेते हैं तो भी आप लोगों का अच्छे से एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।